नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे साथ एक्स-रे ऑफिसर इनके सूद सर। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, यूएस के प्रेसिडेंट और यूक्रेन के प्रेसिडेंट के बीच में जो बात हुई है, उससे पूरा का पूरा विश्व सकते में है। जिस तरीके की बहस देखी गई है, ऐसा लग रहा है कि कुछ प्लानिंग के साथ या तो ट्रंप आए थे या फिर ज़ेलेंस्की आए थे। क्यों हुआ ऐसा और उनके रिश्तों में अब क्या फ़र्क आएगा? क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक भी पाएगा? देखिए, पहली बात तो मैं आप बड़ी क्लियर कर दूं कि यूएस ये जो वार है रशिया यूक्रेन का, जब यूएस उसको सपोर्ट नहीं करेगा यूक्रेन को, तो वार लंबा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूक्रेन की ना तो कैपेबिलिटी है ना उसकी कैपेसिटी है वार करने की। और यूएस जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था रशिया को टारगेट करने के लिए, यूएस इस टाइम पे अपनी पूरी सपोर्ट विड्रॉ कर रहा है यूक्रेन से। ये बात ट्रंप ने बड़ी क्लियर कर दी है। तो वार तो रुकेगा, लेकिन छोटा मोटा वार चल सकता है अगर ज़ेलेंस्की मानेंगे नहीं, लेकिन उससे नुकसान होगा ज़ेलेंस्की का या यूक्रेन का। और जिस तरीके से ट्रंप बात कर रहे हैं ज़ेलेंस्की से, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप पीएम मोदी की बात सुने तो पीएम मोदी ने रशियन प्रेसिडेंट से एक बार कहा था कहा था कि वार का टाइम नहीं है, ये बिजनेस का टाइम है, पीस टाइम है, हमें बातचीत करनी चाहिए, सारे सोल्यूशन करने चाहिए, अपनी कंट्रीज की प्रोग्रेस देखनी चाहिए। और आज ट्रंप भी उनको ये समझा रहे हैं कि तुम जिस तरीके से वार कर रहे हो, तुम्हारी अपनी कैपेसिटी नहीं है वार करने की, लेकिन तुम ये चाहते हो वार चलता रहे, तो तुमने हमारे 350 बिलियन डॉलर देने जो अमेरिका ने यहाँ पे खर्चे हैं, और वार चलेगा तो यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा। लेकिन ज़ेलेंस्की जोकर टाइप का आदमी है, इसको समझ नहीं है। अगर इसको समझ होती तो कभी रशिया से पंगा नहीं लेता और नाटो ज्वाइन करने की बात नहीं करता। जब ये ट्रंप से ज्यादा भिड़ने लग गया तो बीच में वांस आ गए क्योंकि ज़ेलेंस्की का यहाँ प्लान था। देखिए, ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को बुलाया था ओवल के ऑफिस के अंदर और समझाने के लिए कि तुम जल्दी से जल्दी वार डिक्लेयर करो, वार खत्म करो और पीस की तरफ प्रोग्रेस करो। लेकिन ज़ेलेंस्की अड़ियल आदमी है, समझदार तो है नहीं, वैसे भी ये जोकर था। लेकिन जब ज़ेलेंस्की आए, ट्रंप के ऑफिस में आना था उनको ट्रंप से मिलने, तो व्हाइट हाउस के ऑफिसर्स ने उनको समझाया कि आप आइए, वहां पे प्रॉपरली ड्रेस होके आइए, टाई लगा के आइए, सूट पहन के आइए, अपने नेचुरल ड्रेस के अंदर आइए। लेकिन ज़ेलेंस्की ने उनकी बात नहीं मानी और उसके बाद जब जैसे ही उनके ऑफिस में घुसा तो तब भी गलत व्यवहार कर रहा था। और ज़ेलेंस्की ये जो ड्रेस पहन के आया, देखिए क्या ड्रेस है किसी प्रेसिडेंट को पहनने वाली। यही ड्रेस आप देखिए केजरीवाल पहनता है, इसी टाइप की ड्रेस आपके राहुल गांधी पहनते हैं। ये ड्रेस स्पेशली चूज की गई, यानी कि गंदे कपड़े पहन करके आना, ये काम है आपके डीप स्टेट के लोगों का। वो इसी तरीके की प्रेजेंटेशन चाहते हैं। और आप किसी कंट्री के प्रेसिडेंट से मिलने जा रहे हैं तो अच्छे कपड़े पहन के आइए, प्रॉपर आइए। और मैंने आज तक नहीं सुना, ये लोगों ने भी सुना होगा कि किसी कंट्री के या यूएस के प्रेसिडेंट से कोई भी इस तरीके से बहस करे या इस तरीके से बातचीत करे। देखो बैठने का तरीका क्या है, हाथ यहाँ पे लगाए हुए हैं, ये बदतमीजी है, इसको तमीज आदमी को है नहीं। और ये ट्रंप से बात कर रहा है जो वहां का प्रेसिडेंट है, ट्रंप से फिर भी हम प्यार से बात कर रहे थे। और ट्रंप ने कहा तुमने हमारे 350 बिलियन डॉलर देने हैं, तुम अपने वहां पे जो आपके यहाँ पे बहुत से जो मिनरल्स है 500 बिलियन डॉलर के, वो हमें दे दो, हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। और साथ में उनको ये भी कहा, उसने कहा क्या गारंटी है रशिया इन्वेट नहीं करेगा। कहता रशिया तो इन्वेट करना ही नहीं था, तुमने जो हरकत की यूएस को नाटो ज्वाइन करने की, इसकी वजह से रशिया ने इन्वेट किया तुम्हारी कंट्री के अंदर। और रशिया अगर तुम दोबारा से बात करोगे नाटो ज्वाइन करने की तो हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, और अगर तुमने नाटो ज्वाइन करने की कोशिश की तो रशिया तुम्हें बर्बाद कर देगा। और यहाँ पे टाइम है कि थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है और न्यूक्लियर वार हो सकता है। लेकिन ज़ेलेंस्की नासमझ आदमी है। नाटो की एक बात कही आपने कि हम ये भी कहा है ट्रंप ने कि हम तुम्हें नाटो ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलेंगे, ये कह रहे हैं आप, राइट? बिल्कुल, उससे कहा मैं तो नाटो नहीं ज्वाइन करवाएंगे। सारा पंगा ही नाटो पे था, अब नाटो के लिए मना कर रहे हैं। और एक चीज और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका खुद नाटो से भी अलग हो सकता है, क्योंकि एक ऐसी ट्वीट किया था जिसको खुद जो इनके अभी कार्यकाल में है एक्स के ओनर मस्क ने भी उसको रीट्वीट किया था, यानी कि खुद अमेरिका निकल सकता है। तो फिर पंगा कहां रह गया? देखिए, मेन बात क्या है कि जब रशिया यूएसएसआर टूट गया, यूएसएसआर टूटने के साथ जो सीटों था वो तो खत्म हो गया। उस टाइम पे अमेरिका, जब गोर्बाचोव थे रशिया के प्रेसिडेंट, तो अमेरिका ने उनको एश्योरेंस दी थी कि आप
दोनों जर्मनी को मिलने दो, यानी कि वेस्ट और ईस्ट जर्मनी को मिलने दो, क्योंकि अब सीटों तो खत्म हो गया और हम नाटो को एक्सपैंड नहीं करेंगे। तो गोरबाचोव को लगा ठीक है, हमारे को कोई जरूरत नहीं है, आप दोनों को मिलने दो, हमारे को तो सिक्योरिटी का इशू था, हम इसीलिए खड़े थे। लेकिन उसके बाद यूएस ने उनको धोखा दिया। फिर जो सीटों की कंट्री थी, यानी कि जो कंट्री उस टाइम पे रशिया के इन्फ्लुएंस के अंदर थी, उन पे धीरे धीरे इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस डालना शुरू कर दिया, उनको नाटो को ज्वाइन करा दिया। लेकिन पीछे फिर बात चल रही थी कि इस टाइम पे यूक्रेन को भी नाटो ज्वाइन करा लेंगे, और इसी इशू पे रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया कि अगर तुम नाटो ज्वाइन करोगे, क्योंकि अगर नाटो ज्वाइन कर लेता यूक्रेन तो यहाँ पे सारी की सारी मिसाइल लग जाती यूक्रेन के अंदर, और रशिया के बॉर्डर के ऊपर अगर मिसाइल लग जाती तो रशिया कैसे टॉलरेट करता। मैं आपको बात बताता हूँ, जब इंदिरा गांधी पावर में थी तो उस टाइम पे यूएस ट्रिंकोमानी आइलैंड के ऊपर, जो श्रीलंका के अंदर है, वहां पे बेस बनाना चाह रहा था, और इससे इंडिया बहुत चिंतित हो गया। तो इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे डायरेक्शन दी रॉ को, कि उसकी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन थी, कि इसको कैसे रोका जाए। तो वहां पे जो एलटीटी थी, इंडिया ने उस टाइम पे एलटीटीई खड़ी कर दी थी श्रीलंका के अंदर, ताकि वहां पे डिस्टरबेंस हो, और डिस्टरबेंस होने के साथ वहां पे इनकी बेस का जो प्लान था वो खत्म हो गया। अगर हम अपनी कंट्री के आसपास अमेरिकन बेस नहीं चाहते तो हम तो रशिया कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। इवन देखिए जो इस टाइम पे इशू था बांग्लादेश के साथ सेंट मार्टिन आइलैंड का, वहां पे पिछली गवर्नमेंट जो बाइडेन की वहां पे बेस बनाना चाह रही थी, जिसको इंडिया भी अपोज कर रहा था, जिसको चाइना भी अपोज कर रहा था, क्योंकि हम अपनी कंट्री के अंदर पीस चाहते हैं, और हमारे आसपास किसी बड़ी कंट्री की बेस हो तो हमारे को खतरा बन जाता है इस चीज का। तो इसीलिए रशिया ने अटैक किया, कि रशिया ये नहीं चाहता था कि उसके बेस नेबर के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स लग जाएं, उसकी सिक्योरिटी को खतरा था। और अब आप पहले तो देखो ना, बात करने का तरीका देखो, वांस कैसे बात कर रहे हैं जो यूएस के प्रेसिडेंट, और जेलेंस्की कैसे बात कर रहे हैं, जैसे ऐसे बैठे जैसे किसी रेस्टोरेंट के अंदर गप्पे मार रहे हैं फालतू में। ये आपका किसी तरीके से नेशनल कैरेक्टर नहीं हो सकता। आप नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप बात किससे कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं यूएस के प्रेसिडेंट से, आप बात कर रहे हैं यूएस के वाइस प्रेसिडेंट से। फिर बैठने का तरीका देखो, ड्रेसअप करने का तरीका देखो। और इन्होंने यहाँ पे 40 मिनट तक बात हुई, समझाने की कोशिश की, लेकिन जेलेंस्की समझने के बजाय बहस करने में लग गए। सूद सर, एक बात यहाँ पे मैं अगर जेलेंस्की की तरफ से अगर कुछ बातें यहाँ पे उठाना चाहूंगा, जैसे कि आपने कहा कि चलो इसका बैठने का तरीका, वो सारी चीजें, लेकिन जो मेन मुद्दा है, उनका कहना है कि पहले भी सीज फायर की बातें की गई थी, बहुत सारी चीजें 2013-14 में, लेकिन वो रशिया ने नहीं मानी। तो अब अगर रशिया नहीं मानेगा तो इसकी गारंटी क्या है, क्या गारंटी दी जाएगी? अब ये तो साइन करके निकल लेंगे, ये साइन करेंगे, ये अपना वहां से वो सारे चीजें निकालने लगेंगे, तो सिर्फ जहां से चीजें निकालेंगे वहीं तो इन्वेड नहीं करेगा ना। यूक्रेन छोटा सा थोड़ी है, तो और कहीं से देखिए जारी एक बात मैं बता दूं कि ये रशिया की कोई इंटेंशन नहीं थी यूक्रेन पे अटैक करने की। पहले कुछ इश्यूज थे, जब इनका पार्टीशन हुआ था रशिया और यूक्रेन का, वहां पे कुछ इश्यूज थे, रशिया ने उसको रिजॉल्व कर दिया, क्योंकि रशिया के लिए इंपॉर्टेंट थे, उनकी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट थे। लेकिन ये जो लड़ाई हुई है, ये इसलिए हुई है कि नाटो में ज्वाइन करना चाहता था यूक्रेन। जेलेंस्की जोकर हैं, जोकर वाली बात करते हैं। और आप बात देखिए, जब लड़ाई शुरू हुई थी, इन्वेड रशिया ने किया, क्योंकि रशिया फोर्स था, रशिया को मजबूरी थी ज्वाइन अटैक करने की। लेकिन जब अटैक हुआ तो रशिया की फोर्सेस पूरे तरीके से यूक्रेन की कैपिटल के आसपास आ गई थी, और यूक्रेन को सरेंडर करने की बात कर रही थी। लेकिन उस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पहुंच गए यूक्रेन के अंदर, और उन्होंने जेलेंस्की से कहा कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम सरेंडर मत करना। और उसके बाद यूएस के प्रेसिडेंट ने उनको सपोर्ट दी, जो बाइडेन थे, और तब जेलेंस्की ने सरेंडर नहीं किया। और ये कहा जाता है कि इनको बैक हैंड से बहुत सारा पैसा दिया गया। अब भी जेलेंस्की ने के अंदर यहाँ पे यूक्रेन के अंदर बातचीत चल रही है, जो यहाँ पे 350 बिलियन डॉलर मिले हैं यूएस की तरफ से, उसमें से आधा पैसा तो पता ही नहीं कहाँ चला गया। और ये माना जाता है कि इनके तो बहुत से अकाउंट खुले हुए फॉरेन कंट्रीज के अंदर, जहाँ पे जेलेंस्की ने पैसा रखा हुआ है। तो देखिए, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा बातचीत करते हुए, बड़े प्यार मोहब्बत से बात होती है आपस के अंदर। कोई ऐसे, ये तो ऐसे बात कर रहा है जेलेंस्की जैसे कि कोई मतलब किसी मैं क्या बात कहूँ कि जैसे कोई कॉमेडी शो के अंदर बैठा हुआ है, जैसे कैसे बात कर रहा है। आप बात ही नहीं कर, देखिए यूएस एक सुपर पावर है, और यूएस का सोल्यूशन कैसे निकलेगा फिर इसका? सोल्यूशन ऐसे निकलेगा कि नाराज कर दिया एक तरफ, ये जेलेंस्की ये भी कह रहे हैं कि हाँ हमें अमेरिका का साथ भी चाहिए, तो फिर बात कैसे बनेगी? देखिए जेलेंस्की को तो अगर यूक्रेन को बचना है तो यूक्रेन को साथ तो चाहिए, लेकिन क्या आप वर्ल्ड वार करा सकते हो, क्या न्यूक्लियर वार करा सकते हो?
और दूसरी बात, यूएस के प्रेसिडेंट ने इनसे कहा है वैसे भी, देखिए 90% इनकी कंट्री बर्बाद हो चुकी है, सारे सिस्टम खराब हो चुके हैं, इनके पास सिर्फ गेहूं के खेत बचे हैं, बाकी इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, बाकी इनके पास मिनरल्स है, मिनरल्स इनके पास जो इंडिया की जीडीपी है उससे 5 गुना ज्यादा मिनरल्स है यूक्रेन के अंदर। और प्रेसिडेंट बुश ने कहा है कि हम तुम्हारे कंट्री के अंदर जो मिनरल्स है $500 बिलियन के, उसका काम हमें दे दो, और अगर यूएस के वहां पे वर्कर्स होंगे यूक्रेन के अंदर तो रशिया की हिम्मत भी नहीं होगी यूक्रेन पे अटैक करने की। इसीलिए तो इन्होंने बात की इसके ऊपर कि आप हमारे को जो रिसोर्सेज है वो दे दो, हम अपना कर्जा भी निकाल लेंगे, तुम्हारी कंट्री की प्रोग्रेस भी करेंगे, लेकिन ज़ेलेंस्की सुनने को तैयार नहीं है। फिर देखिए, आप आप किस भरोसे पर लड़ रहे हो? क्या तुम रशिया से लड़ सकते हो? अगर यूएस रशिया के इनके साथ खड़ा ना होता यूक्रेन के साथ, तो रशिया इस वार को हफ्ते के अंदर खत्म कर देता। और आप बाकी कंट्री की छोड़ दो, जर्मनी छोड़ दीजिए, इससे पे ब्रिटेन के तो अपने बुरे हाल है, उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है। उनके पास अभी एक एक्सरसाइज कर रहे थे तो उनको टैंक चाहिए थे, उनके पास सिर्फ 25 टैंक थे, ब्रिटेन के पास 25 टैंक्स। क्या आप इससे लड़ सकते हो? ना तो फ्रांस की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि वो सपोर्ट कर सकता है ज़ेलेंस्की को, ना जर्मनी सपोर्ट कर सकती है, जबकि जर्मनी सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूरोप के अंदर, लेकिन जर्मनी किसी वार के अंदर नहीं कर सकता। देखिए, जब पिछली बार ट्रंप पावर में थे, जब पहला टेन्योर था, तो जर्मनी से उन्होंने कहा था कि हमारे टैंक तुम्हारे लैंड के ऊपर खड़े हैं, नाटो के टैंक्स हैं, और वो सारे के सारे जो टैंक थे वो अमेरिकन टैंक थे, कि तुम इनका तो खर्चा भी नहीं संभाल रहे। तो ट्रंप उनसे नाराज हो गए थे कि अपने टैंक विड्रॉ कर रहे हैं। उसने कहा, भाई आप हमारे अगर फोर्सेस वहां खड़ी है उसका पैसा तो तुम दोगे, तो उसका पैसा नहीं दे पा रहे। अब ये जरूर है कि यूरोप की कंट्री सोच रही है कि कैसे अपने आप को स्ट्रेंथन करें, कैसे अपनी डिफेंस को स्ट्रांग करें, लेकिन उसके लिए जो टाइम भी लगेगा, 10 से 20 साल लग जाएंगे। ना तो इनके पास इकोनॉमी है, ना इनके पास रिसोर्सेज है। आज यूरोप के अंदर जो उनके वर्कर्स हैं वो काम नहीं करना चाहते, फैक्ट्रीज में काम नहीं करना चाहते, सारे व्हाइट कॉलर जॉब चाहते हैं, इसलिए तो दिक्कत है। इसलिए तो आप देखिए ना, यूएस और कुछ आपकी जो यूरोपियन कंट्री है, उन्होंने इंडिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया कि जो उनकी मिसाइल है वो इंडिया के अंदर बनेगी, क्योंकि हमारे पास वर्क फोर्स है, टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास, और उसके बाद उनको एक्सपोर्ट की जाएंगी। ये क्या बात हो रही है? लेकिन आज यूक्रेन, ना तो उसकी हिम्मत है लड़ने की, ना वो लड़ सकता है। लड़ किसके भरोसे सकता है, या लड़ किसके भरोसे रहा? यूएस के और डीप स्टेट के। और अगर ट्रंप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो यूक्रेन खड़ा ही नहीं हो सकता। देखिए, रशिया ने अगर यूक्रेन पे कब्जा करना होता तो कब से कर चुका होता, लेकिन रशिया को पता है कि अगर मैं इस पे कब्जा करूंगा तो मेरे साथ और प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ एरियाज है जहां पे रशिया ने कब्जा किया है, लेकिन वो भी रशिया ना करता अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन करने की बात नहीं करता। और जैसे हम बात कर रहे थे, देखिए, मैं अपने जैसे एजेंसीज के अंदर रहा हूं तो हमने देखा बहुत बार विजिट होती है। जब इवन मेरे कुछ फ्रेंड थे जो पीएम के ऑफिस में बैठा करते थे, एक जैसे नरसिम्हा राव के टाइम में मेरा एक फ्रेंड था जो उसके ऑफिस में था, तो एक जब यूएस एम्बेसडर का फोन आता था तो यूएस एम्बेसडर डायरेक्टली बात करता था पीएम से और कहता था, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आई एम सच एंड प्लीज डोंट डू इट। तो पीएम की हिम्मत नहीं होती थी। आज ज़ेलेंस्की ट्रंप के साथ भिड़ रहा है, ट्रंप से पंगा ले रहा है, जबकि किसी और की हिम्मत नहीं है ट्रंप से पंगा लेने की। और पंगा लेके इसका क्या होगा? ट्रंप का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन मेन रीजन यह है कि इसके पीछे एजेंडा क्या है? एजेंडा है डीप स्टेट, क्योंकि डीप स्टेट इसको सपोर्ट कर रही है, और डीप स्टेट वो है जो चाहती है कि रशिया यूक्रेन वार हो और पूरा वर्ल्ड बर्बाद हो। देखिए, जब भी यहाँ पे डेमोक्रेट्स आए, उन्होंने हमेशा वर्ल्ड के अंदर डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की है। रशिया यूक्रेन वार लगा लीजिएगा, इजराइल हमास वार लगा लीजिएगा, ईरान के ऊपर अटैक, सीरिया के ऊपर अटैक, इराक को डिस्ट्रॉय करना, सारा का सारा काम इन्हीं के टाइम में किया गया। तो ट्रंप इस टाइम पे चाहते हैं पीस हो, ताकि वर्ल्ड प्रोग्रेस कर सके। ट्रंप एक बिजनेसमैन है, और ट्रंप जैसे मोदी बिजनेसमैन है, मोदी भी आज पीस की बात करते हैं। तो ट्रंप इनको समझा रहे थे कि आप आइए, बैठिए और अपनी बातचीत कीजिए। ना तुम्हारे हिम्मत है, ना तुम्हारे पास आर्म्स है, ना तुम्हारे पास फौज है, ना तुम्हारे पास इक्विपमेंट है, ना तुम्हारे पास एनर्जी है, ना तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, ना तुम्हारे पास पैसा। लड़ाई किससे करोगे? रशिया से। अगर अमेरिका इनके पीछे ना खड़ा होता तो वार तो कभी तक का खत्म होता, ये होता ही ना। ये वार भी तो डीप स्टेट ने कराया। देखिए, इससे पहले बात हुई थी, जब ये वार चलने की बात हुई थी तो इंडिया ने बात की थी यूएस से, जो इनके क्लोज से, इनकी पावर के, कि देखिए, रशिया ने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, ना रशिया डिस्टर्ब करेगा। अगर वर्ल्ड को आज थ्रेट है वो है चाइना से, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने रशिया पे अटैक कर दिया। रशिया को फोर्स कर दिया कि रशिया यूक्रेन पे अटैक करे। अगर रशिया यूक्रेन पे अटैक नहीं करता तो आज नाटो के अंदर ज्वाइन कर गया होता यूक्रेन, और नाटो के अंदर ज्वाइन करने का मतलब था कि वर्ल्ड वार। और अगर
ये जो ट्रंप एफर्ट कर रहे हैं, ट्रंप यही एफर्ट कर रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार ना हो या न्यूक्लियर वार ना हो। पुतिन कब तक इंतजार करेंगे, पुतिन कब तक वेट करते रहेंगे। आप अमेरिका ने क्या किसी को तंग किया इतने सालों के अंदर? इंडिया के साथ भी अमेरिका रशिया की दोस्ती रही है, क्या रशिया ने कभी इंडिया को परेशान किया? कोई परेशान नहीं किया। इवन हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि रशिया इंडिया का दोस्त रहा और रशिया ने हमारे पे कभी भी प्रेशर नहीं डाला किसी चीज के ऊपर। और आज ट्रंप ये चाहते हैं वर्ल्ड में पीस हो जाए, रशिया यूक्रेन वार खत्म हो जाए। और जेलेंस्की जैसे आदमी को साथ में ये भी कहा था कि जेलेंस्की एक जोकर है और ये छोटा मोटा कॉमेडियन है, कोई बड़ा कॉमेडियन नहीं है जो आज अपनी कंट्री को संभाल के बैठा है। और आज हमारी कंट्री के अंदर अगर आपको राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दो तो इंडिया हिंदुस्तान का हाल वही होगा जो यूक्रेन का हाल होगा। और अगर आप केजरीवाल जैसे को बना दो, जैसे बहुत से लोग एक्सपेक्ट करते हैं केजरीवाल की, तो वो भी इंडिया को बर्बाद करेगा। जो आदमी अपनी कंट्री को बर्बाद कर रहा है उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं बताऊं कि जैसे एक बार इंदिरा गांधी गई थी 1971 वार से पहले, जबकि 71 वार के टाइम में यूएस सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को, लेकिन तब भी इंदिरा गांधी चली गई यूएस के अंदर। जब इंदिरा गांधी यूएस के अंदर थी तो उनके जो प्रेसिडेंट थे, इन्होंने इंदिरा गांधी को आधे घंटे तक वेट कराया। इंदिरा गांधी की पर्सनैलिटी भी थी, इंदिरा गांधी का अप्रोच भी था, उसके बावजूद भी इंदिरा गांधी को आधे घंटे तक वेट कराया, जो इंटरनेशनल सिस्टम के खिलाफ है। लेकिन इंदिरा गांधी चुपचाप बैठी रही, कूल रही, क्योंकि वो वार गई थी वार खत्म करने की, यहाँ पे वार ना हो, और इंडिया की पोजीशन समझाने गई थी यूएस को। लेकिन यूएस की तो कमिटमेंट थी उस टाइम पे कि इंडिया को बर्बाद करने की। और उसके बाद यूएस के प्रेसिडेंट ने इंडिया को ऑफर भी किया था कि आप मेरे साथ डांस करिए। इंदिरा गांधी ने फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया। बाद में इंदिरा गांधी उनके ऑफिस के अंदर गई, कहते हैं देखिए मेरी कंट्री के अंदर ये कल्चर नहीं है कि हम एक किसी प्रोग्राम के अंदर या पब्लिक के अंदर डांस करें। आपको पसंद है कि आप मेरे साथ डांस करना चाहते हो तो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन पब्लिकली मैं काम नहीं कर सकती क्योंकि मैं ऐसी कंट्री को रिप्रेजेंट करती हूँ जिसका रिलीजन, जिसका सिस्टम अलग है। तो देखिए अपनी कंट्री के सिस्टम को समझाना पड़ता है। तो उस टाइप के प्रेसिडेंट का, उनके जो प्रेसिडेंट का, उनका मुंह लाल हो गया था, उनको लगा मेरी इंसल्ट हुई है। और ये नहीं है कि जैसे यूरोप का तो कल्चर है डांस करना किसी के साथ, डांस करने का मतलब ये नहीं कि वो आपको किसी तरीके से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सिस्टम है, किसी ने उन्हें ऑफर किया था। अब वैसे देखा जाए तो पीएम मोदी गए थे जब यूएस के अंदर जून 2024 के अंदर, तो पीएम मोदी वहां पे टाई पहन के नहीं गए, लेकिन क्योंकि पीएम मोदी टाई पहनते ही नहीं है, पीएम मोदी अपने नेशनल ड्रेस के अंदर गए थे। ये जो पीएम मोदी का नेशनल ड्रेस कोड है उसके अंदर गए थे, इस पे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जेलेंस्की तो वहां पे टी शर्ट पहन के चले गए, काली टी शर्ट। तो इसलिए जेलेंस्की ने एक बड़ी भारी गलती कर दी है। गलती क्या, उसको क्या लगना है, देश बर्बाद हो गया जाए भाड़ में देश, उसको तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा या किया, उनको उम्मीद थी कि जेलेंस्की इसी तरीके से बिहेव करेंगे और इसके लिए तैयार भी थे। लेकिन जब जेलेंस्की ऑफेंसिव होने लगे तो वहां पे जो इनके वाइस प्रेसिडेंट थे वांस, उन्होंने उनको इंटरफेयर कर दिया, इनको इंटरवीन किया, क्योंकि वो वहां पे तमाशा करना चाहते थे। तमाशा करना चाहते थे यूएस मीडिया के सामने, यूएस मीडिया के सामने अपने आप को अलग फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे। लेकिन जो भी उनकी एफर्ट थी वो ट्रंप को भी पता थी, वांस को भी पता थी, और एक एजेंडा लेके आए थे यूएस की इंसल्ट करने का या ट्रंप को एक्सपोज करने का। लेकिन इससे क्या इनका फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। और ट्रंप जानते हैं कि क्या करेंगे, क्या करना है इनको, उनको पता है कि डीप स्टेट इनके पीछे पर लगी हुई है। ट्रंप ने पावर में आने के बाद ये भी कहा था कि इफ आई एम हियर बिकॉज गॉड वांट्स इट, यानी कि भगवान चाहता है इसीलिए मैं यूएस का प्रेसिडेंट बना हूं। क्योंकि उनके ऊपर 3 बार अटेम्प्ट की गई थी ट्रंप को मारने की, और जो 3 बार अटेम्प्ट की गई थी वो की गई थी डीप स्टेट के द्वारा ट्रंप को मर्डर करने की, कि वो प्रेसिडेंट ना बने। और इसी तरीके से पीएम मोदी को यहाँ पे बड़े तरीके से रोकने की कोशिश की गई थी कि पीएम मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर न बने। कोशिश की गई थी, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो यूक्रेन की भलाई इसी में है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर चले। अगर कुछ लग रहा है उनको कि कुछ चीजें उनके खिलाफ जा सकती हैं, यूएस ज्यादा दबाव डाल रहा है, तो नेगोशिएशन से काम करना चाहिए। और डिप्लोमेसी इसीलिए होती है, डिप्लोमेसी के बाद काम करके और फिर चीजों को बेहतर बनाए, ताकि जो यूक्रेन के इतने सारे लोग हैं वो अभी भी अपने घरों तक नहीं जा पाए हैं, और फिर से वहां पे सुख शांति हो और ये काम स्टार्ट। मैं आपको एक और बात कहूंगा। जब 1965 का वार हुआ था, पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया, इंडिया ने बहुत सी जगह ले ली थी पाकिस्तान की।
उसके बाद जैसे जनरल अयूब खान ने इंडिया को ऑफर किया पीस, क्योंकि उनकी आर्मी, उनके 80% इक्विपमेंट खत्म हो चुके थे, उनके पास कुछ खास चीजें बची नहीं थी, तो लाल बहादुर शास्त्री ने इमीडिएटली उनकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। हम वार कर सकते थे, कुछ और चीजें भी लिबरेट करा सकते थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। और इसी तरीके से 71 का वार हुआ, 13 दिन के अंदर वार खत्म हुआ, और इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर कहा कि अपनी फोर्सेस को कहो कि सरेंडर कर दे, और जैसे उनकी फोर्सेस ने सरेंडर किया, इंडिया ने वार को डिक्लेयर कर दिया कि वार खत्म है, पीस डिक्लेयर कर दी। उसके बाद नेगोशिएशन हुई। देखिए, वार कोई सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन जो भी निकलते हैं वो निकलते हैं आपकी डिस्कशन से। और अगर ज़ेलेंस्की वहां आए थे तो ट्रंप की बात सुनते, कहते कि आप हमें क्या गारंटी देंगे कि हमारे पे रशिया अटैक नहीं करेगा, क्या गारंटी देंगे कि हमारे को किस तरीके से हेल्प की जाएगी हमारे लोगों को दोबारा से बसने की, तो सारी बातें हो सकती थी। लेकिन उन्होंने तो बात की नहीं, वो तो बाकी चीजों में बहस करते रहे, झगड़ा करते रहे। और आप कहीं जा रहे हैं बातचीत करने के लिए, तो आपका ड्रेस कोड तो रखिए, अपना प्रॉपर ड्रेस तो पहन के जाइए। क्या आपको ड्रेस पहननी चाहिए, कैसे बात करनी है। एक देखिए, डिप्लोमेसी के अंदर एक तमीज होती है, एक आदमी को बात करने का तरीका होता है। आपने कभी सुना है कि जय शंकर उल्टी सीधी बात करते हो, क्योंकि उनका और दूसरी तरफ आप देखिए पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो, वो तू तड़ाक करते रहते जगह जगह के अंदर। क्या जयशंकर ने कभी भी किसी से उल्टी सीधी बात की है? क्योंकि कल्चर सिस्टम यही है। और हम जब रहते हैं, डिप्लोमेसी क्या है, डिप्लोमेसी यही सिखाती है कि तमीज से बात करो, आपस में बातचीत करो, आपस में आपके एग्रीमेंट ना भी हो तब भी आप चुपचाप जाइए। ये तो नहीं है कि एक दूसरे को थप्पड़ मारना शुरू कर देंगे। आप जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को देख लीजिएगा, शहबाज शरीफ कभी माइक तोड़ देता, कभी कुछ करता, ऐसे कोई बात तो नहीं होती। क्या आपने पीएम मोदी को देखा किसी से बदतमीजी करते हुए? तो नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, और ज़ेलेंस्की कंट्री का हेड है, हेड की हैसियत से रहिए, वहां पे बातचीत करिए। और आप छोटी सी कंट्री है आपकी, आप यूएस पे डिपेंडेंट है, यूएस का आपने कर्जा देना है $350 बिलियन का, और आप यूएस से मदद मांगिए कि आप हमें प्रोटेक्ट करिए, हमारे को सेव करिए, हमारे लोगों को बचाइए, और किस तरीके से हमारे कंट्री का दोबारा से प्रोग्रेस हो सकती है। ज़ेलेंस्की जैसे आदमी ने तो सत्यानाश कर दिया यूक्रेन का, और आज ट्रंप से लड़ाई कर रहा है वो। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। आशा यही करेंगे कि यूक्रेन में भी शांति व्यवस्था स्थापित हो दोबारा से, ताकि वहां के लोग अपना नॉर्मल जीवन फिर से जीना स्टार्ट कर सके। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।